नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, बड़ी खबर ये आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 को बीच में छोड़ करके, इतनी महत्वपूर्ण बैठक कहा जा रहा था इसको, और उसको बीच में छोड़ करके वापस अमेरिका लौट गए हैं। क्या वजह है सर? क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं वहां पे, और क्यों इतना ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट चला, उसकी बात हो रही थी, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का युद्ध। क्या वजह देख रहे हैं? क्या माना जाए, क्यों ट्रंप इतनी जल्दी उनको वापस लौटना पड़ा? क्या कुछ स्थिति भयानक है? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये 2 दिन का समिट था और ट्रंप, अगर आपको ध्यान हो, 2018 में भी इसको छोड़ करके बीच में ही गए थे इसी तरीके से पहले कार्यकाल में। और तब वो उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति से मिलने के लिए सिंगापुर गए थे, अगर आपको याद हो, 7 साल पहले। इस बार जो स्थिति है, इस बार स्थिति बहुत भयावह है, खासतौर पर ट्रंप के लिए पर्सनली और इसराइल के लिए। और जो ऑप्टिक्स निकल के आ रही है इसराइल के अंदर, वो इस दुनिया में, इतिहास में कभी नहीं देखी गई पिछले 70-80 सालों में। क्योंकि अभी तक इसराइल सबसे बड़ा बुल्ली था मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो सबके साथ ये सब करता था जो आज उसके साथ हो रहा है। और हो क्या रहा है कि लाखों लाख इजरायली बंकरों में रहने को मजबूर है पहली बार। और ये जो ऑप्टिक्स है, ये ना केवल नेतन्याहू के लिए घातक हो सकती है, उनकी राजनीति के लिए घातक हो सकती है, बल्कि ट्रंप की जो लीडरशिप और वो जो अगुवाई, जिसको वो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया का जो भी ठेकेदार हूं, ये हूं, उसको लेकर के जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, तो पूरे की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज, खासतौर पर ब्रिटेन, अपने यूएस और अपने नेतन्याहू खासतौर पे, इन तीनों की जो स्थिति हो गई है आज, वो ये है कि हजारों लोग बंकरों में रहने को मजबूर है। अभी तक तो दूसरे देशों में ये सब करते थे, अब इनके साथ हो रहा है। और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में अब आपने देखा होगा, जो अमेरिका के अंदर इसराइल के राजदूत है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो केवल धमकी नहीं है, वो ये बेसिकली, अमेरिका अभी तक लड़ाई में आमने सामने आया नहीं, जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका के इशारे पे हो रहा है, अमेरिका का ही सारा खेल है। वो इसराइल को केवल यूज किया जा रहा है टूल के तौर पे। और ट्रंप जिस तरीके के सनकी व्यक्ति है, वो पूरी दुनिया जानती है कि जो वो बोलते हैं, जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, वो सारी की सारी स्थितियां। यहां उन्होंने क्या किया कि जैसे आपको याद होगा, जो अपने क्या नेतन्याहू ने जब हमास के साथ बात चल रही थी, तो उनकी लीडरशिप को मार डाला सारी को। यहाँ पर जो नेगोशिएटर्स थे ईरान के, जो न्यूक्लियर डील पे नेगोशिएट करते थे अमेरिकन के साथ, उन सबको मार डाला। तो ये इनका एक एसओपी हो गया है। और आज नेतन्याहू ने फिर कह दिया कि जब तक खमनई को नहीं मारेंगे तब तक ये मामला सुधरेगा नहीं। खमनई को मारना बहुत जरूरी है, और उससे जंग रुकेगी, बढ़ेगी नहीं। आप देखिए, एक वर्ल्ड लीडर सरे आम एक दूसरे राष्ट्राध्यक्ष की, भाई हेड ऑफ स्टेट है खमनई, उनकी हत्या की बात कर रहा है। और ये लोग फिर बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मानवाधिकारों की, ये सारी चीजें। अब जो है ट्रंप और जो उनके विदेश मंत्री हैं, वो दोनों वापस लौट रहे हैं, आज रात तक पहुंचेंगे अमेरिका। और उसके बाद जो इनका जो राजदूत है, उसने जो इम्पोर्ट बात कही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। जो इसराइल का राजदूत है अमेरिका के अंदर, उसने कहा कि जो यूएस के अंदर जो फोर्डो है, फोर्डो बेसिकली ईरान के कौम शहर के पास एक न्यूक्लियर साइट है, जो पहाड़ों के नीचे है। राम प्रकाश जी, करीब उसकी जो गहराई है वो 1 माइल के आसपास, यानी कि 1.5 पौने 2 किलोमीटर के आसपास गहरी है, पहाड़ों की तलहटी में। उसको जो वो खत्म करने के लिए उसमें सेंट्रीफ्यूज लगे हुए, यूरेनियम को जो प्योरीफाई करते हैं अप टू 90%। तो उसने, लीडर ने साफ कहा, जो इसराइल का राजदूत, इसको हिट करने की क्षमता इसराइल के पास नहीं है। और वीरवार और शुक्रवार को पूरी दुनिया ऐसी चीज देखेगी, जो अब तक जो ये ऑपरेशन चला है, ये छोटा हो जाएगा। इसका मतलब समझिए क्या है। वो ईरान को धमकी भी दे रहे हैं, एक तरीके से पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं, अमेरिका को इनडायरेक्टली लड़ाई में उतरने का इशारा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका सा मचे अमेरिकन दादागिरी का, कि देखिए ये बम केवल हमारे पास है। लेकिन अभी तक आपने बंकर बस्टर्स का नाम सुना है, तमाम चीजों का नाम सुना है। अब 1 मील अंदर जाकर के कौन सा बम है, क्या है स्थिति, बेसिकली क्या है कि एक तरफ ये लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा कि भाई अगर इसराइल के अंदर और ज्यादा नुकसान हुआ, तो नेतन्याहू की जो पोजीशन है एज प्रधानमंत्री, वो खतरे में आ जाएगी, मान के चलिएगा। उनके खिलाफ इसराइल के अंदर रोष भी बहुत ज्यादा है। देखिए, 55,000 आदमी आपने नरसंहार कर दिया गजा के अंदर, तब ट्रंप कुछ नहीं बोले, तब इनको मानवाधिकार याद नहीं आया, कुछ भी याद नहीं आया। जो बाकी देशों के अंदर घुस के ये करते हैं, चाहे अमेरिका करता है, चाहे ये करता है। अब जब इनकी बारी आई इसराइल की, तो अब उसको मीडिया भी याद आ गया। गजा के अंदर देख रहे हो आप लगातार, वहां कोई मीडिया वाला है क्या? ईरान के अंदर मीडिया हाउसेस में सीधा अटैक करके जर्नलिस्टों को मार रहे हैं। आपने गजा में देखा 55 से ऊपर वो मारे गए जर्नलिस्ट, इनको कोई किसी, अच्छा वहां पर तो इवन जो यूएस एड वर्कर्स थे उनको भी मारा गया, जो यूएस की तरफ से जो यूएन के एड वर्कर्स थे उनको मारा गया, 18 लोग वो भी मार दिए। तो ये जो सारी स्थिति है, अब इनको यूएन भी याद आ रहा है, अब इनको मानवाधिकार भी याद आ रहे हैं, अब इनको एमनेस्टी भी याद आ रही है।
क्योंकि अपने ऊपर आ गए। अब इनको मीडिया भी याद आ रहा है सारे का सारा मीडिया वहां पर है। गजा में क्यों नहीं जाने दिया था मीडिया? इसराइल के अंदर CNN, जितने आप चैनल नाम सुने हैं आपने, रूटर्स, AP, सब कुछ है वहां पर। क्यों? क्योंकि इसराइल के ऊपर अटैक हो रहा है और पूरी दुनिया में ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम पीड़ित थे, जबकि सारी दुनिया ने ये देखा कि किस तरीके से अनप्रोवोक्ड अटैक किया इसराइल ने ईरान के ऊपर, और बिना किसी पूर्व चेतावनी के किया। ट्रंप जरूर धमकियां दे रहे थे, लेकिन और उसमें पहले अटैक में ही उनकी सारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप, उनकी इंटेलिजेंस लीडरशिप, और अब खामनेई को इशारा निशाने के लिए घूम रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि पूरा पश्चिम बहुत जबरदस्त तरीके से डरा हुआ है, चिढ़ा हुआ है कि ये हो क्या गया है। तो उन्होंने ये छेड़ तो दिया, अब ये इससे पिंड कैसे छुड़ाएंगे, इसकी चिंता में ट्रंप को वापस दौड़ना पड़ रहा है। ये और चीज आ रही है सर कि G7 की बैठक से कहा जा रहा है कि इजरायल को और देशों का साथ मिला है। तो क्या अब अगर ऐसा कुछ है तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ट्रंप साहब को बीच में लौटना पड़े? अगर G7 के सारे देश एक साथ हैं, एक सुर में बात कर रहे हैं, तो फिर इतना आवश्यक क्या है? और दूसरा ये कि ट्रंप के वापस लौट जाने से क्या हालात बदल जाएंगे? नहीं, राम प्रकाश जी, क्या है कि उन्होंने अपना जो सिचुएशन रूम है व्हाइट हाउस के अंदर, अमेरिका के अंदर, जहां से वो पूरा अमेरिका कंट्रोल करता है और सारी मीटिंग, गुप्त मीटिंगें, और जो कुछ हो रहा है उसको लाइव देखने का सारा सिस्टम, अपने जो मिडिल ईस्ट में कमांडर्स बैठे हैं उनके साथ बातचीत करने का, वो एक पूरे का पूरा जिस तरीके से सिक्योर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है यूएस का। तो वहां पर पहुंच करके वो सारा एक देखिए, एक होता है एक्शन लेना और एक होता है एक्शन से पहले एक ऑप्टिक्स क्रिएट करना, एक माहौल बनाना। तो ये एनवायरमेंट बिल्डिंग का एक हिस्सा है। पहली बात तो ये, आपने कहा G7 के अंदर एक खेल तो करके चले गए वो, बेसिकली ब्रिटेन के साथ अपनी टैरिफ डील फाइनल करके चले गए, साइन करके चले गए। एक बात, वो तो बेसिकली डील वाला ही व्यक्ति, उनको बहुत लंबी चीज, छोटी चीजों से लेना नहीं है। दूसरा, उनकी यहाँ पर जो है मुलाकातें होनी थी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर से जो नए बने हैं भी, और बाकी देशों के उनसे भी। अब ये है समस्या वहां पर कि ये लोग निकल जाएंगे वहां पे, उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, बाद में होगी। तो ट्रंप ने क्या किया कि जैसे ही वो जो पूल साइड कहते हैं ना उसको, जब पूल स्प्रे जिसको बोलते हैं, कि सारे लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स उसके ऊपर स्टेज पे थे, पीछे पहाड़ों की बैकग्राउंड थी, फोटो शूट हुआ, जैसे ही बाकी लोग तो उतरने लगे और ट्रंप ने वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी और वही उसको ईरान को चेतावनी देने की बात करी कि खाली कर दीजिए तेहरान, न्यूक्लियर डील को साइन नहीं करना मूर्खता है और तुरंत साइन कीजिए। उस टाइप की ब्लैकमेलिंग वो लगातार कर रहे थे। अब यहाँ पर समस्या क्या हुई है कि ये बेसिकली इनको भागने का जरूरत इसलिए पड़ रही है कि कहीं ईरान ने 5 हाइपरसोनिक और मार दी तेल अवीव पे, इधर आसपास जो है हाइफा में खासतौर पर जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, उनके पावर प्लांट्स बड़े खतरे में है। और सबसे बड़ी बात राम प्रकाश जी क्या है कि जो इसराइल के लाखों लाख लोग बंकरों में रह रहे हैं, वो इनके लिए बड़ी चुनौती है। तो भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात नहीं हो पाई साइडलाइंस पे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से जरूर साइडलाइन पे बातचीत हुई थोड़ी बहुत जो भी थे, उसका बीबीसी ने दिखाया भी किस तरीके से, आप इतना खर्चा क्यों करते हैं इस तरह के इवेंट में, जो वो प्रवचन करते हैं अपने हिसाब से वो उन्होंने किया। लेकिन असली बात क्या है कि ना तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हो पाई, जल्दी भागना पड़ा। मैक्सिकन प्रेसिडेंट, आपको ध्यान होगा, उनसे भी बात करनी थी इनको या साइडलाइंस पे, और यहाँ थे तो निश्चित तौर पर मोदी जी की मुलाकात होती। तो अब ट्रंप और रूबियो वापस जा रहे हैं तो वो मुलाकातें तो नहीं हो पाएंगी। आपने कहा कि G7 का सारा समर्थन, नो, ऐसा नहीं हुआ, उसकी अपेक्षा के विरुद्ध नहीं हुआ। जो ट्रंप सोच रहे थे कि सारे का सारा G7 साथ खड़ा हो जाएगा, G7 जो प्रस्ताव पास करने जा रहा है, जो सूत्रों से खबर आई है, उसने 2 चीजें कही है उस प्रस्ताव के अंदर जो ड्राफ्ट बना है, कि नंबर 1, ये जो एस्केलेशन है वार का ईरान और इजराइल के बीच में, इसको तत्काल रोका जाए, रोकने की बात है उसमें। और दूसरा है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इजराइल और अमेरिका ये काम तो कर नहीं रहे, वो तो ईरान को खाली करने की चेतावनी दे रहे हैं, और साथ में जो उनकी जो न्यूक्लियर साइट है फोर्डो, उसको निशाना बनाने की बात करें, बाकायदा डेट दे दी है। ईरान के जो अपने इजराइल का जो एम्बेसडर है उसने तो डेट दे दी है कि थर्सडे या फ्राइडे को ऐसा होगा जिससे ये वार, ये जो अब तक चला, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि कितनी भारी बम्बार्डमेंट हुई है पूरे तेहरान से लेकर के 2-2 हजार किलोमीटर अंदर तक मार की है इन्होंने, उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा है कि एक माहौल बना रहे हैं धमकी का कि हम फोर्डो पर अटैक कर सकते हैं। आप ये बताइए, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है, IAEA की कन्वेंशन है कि उस पर आप अटैक नहीं कर सकते इस तरीके से। इस तरह वहां पर अगर मान लीजिए अमेरिका, पहली बात तो ये कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि 1 माइल डीप पहाड़ों के अंदर वेदर दे हैव सच ए कैपेबिलिटी टू बस्ट दोस फैसिलिटीज, 1। नंबर 2, इफ एट ऑल दे आर एबल टू डू, वो कर देते हैं ऐसा, तो वो जो रेडिएशन निकलेगा उसका क्या होगा, और उससे पूरे पर्यावरण पे, उससे पूरे लोगों पे, उससे हित पे, वो सारी चीज कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। इनको केवल ये कि ईरान का न्यूक्लियर डील किसी भी तरीके से, उसको न्यूक्लियर डील साइन हो, और नहीं तो हम इनकी फैसिलिटीज को बर्बाद कर दें। इस बार जो है
जिस तरीके से इजराइल ने पलटवार किया है, ईरान ने पलटवार किया, उसकी इनको उम्मीद नहीं थी और उसी से सारे घबराए हुए बहुत बुरे तरीके से। भगदड़ मची हुई है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, खासतौर पर ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर और अपने इसराइल के अंदर। अब क्या है कि जो अमेरिका के डेमोक्रेट्स हैं वो ट्रंप की पावर्स को कम करने के लिए सेनेट में प्रस्ताव मूव कर दिया उन्होंने कि ये यूनिलेटरली इकलौते नहीं, संसद को अधिकार दिया जाए, ये नासमझ व्यक्ति है, अनाड़ी व्यक्ति है, ये कुछ भी कर देगा और इसराइल की गलती को अमेरिका क्यों भुगते। उन्होंने कैटेगरिकली प्रस्ताव मूव कर दिया है सेनेट के अंदर। अब ट्रंप को भागना वो भी एक मजबूरी है कि कहीं इस तरह की कोई चीज ना हो जाए। भाई इसराइल ने झगड़ा किया, इसराइल ने यूनिटरी किया, बेसिकली ट्रंप के कहने से ही किया, लेकिन ट्रंप तो जिस दिन से सत्ता में आए हैं 20 जनवरी से लेकर के राम प्रकाश जी, आज तक उन्होंने किसी की परवाह की है क्या? वो किसी संसद को मान ही नहीं रहे, किसी को पूछ ही नहीं रहे। टैरिफ से लेकर के हर चीज यूनिलेटरली कर रहे हैं, कोर्ट उसको स्टे किए जा रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। तो जिस तरीके अमेरिका के अंदर, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बड़ी अच्छी बात कही, नो मोर किंग्स, तो अमेरिका तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर ट्रंप उस देश को चला नहीं रहे, वो उसको हाँक रहे, जो मर्जी आता है, जो सनक आती है, उस सारी चीजों को करते जा रहे हैं। और अमेरिका के भी हालात डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन ये आने वाले 2-4 दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ सकते हैं कि भाई तुम यूनिलेटरली ऐसे कैसे कर सकते हो, इससे बात ही नहीं कर रहे हो कुछ भी। तो इसलिए ट्रंप को भागना पड़ा है। और G7 की जो अभी जो प्रस्ताव आने वाला है उस पर ट्रंप साइन नहीं करके आए हैं और अमेरिका भी साइन नहीं करेगा, बाकी देश साइन करने वाले हैं। एक और चीज रही सर कि जिसमें G7 में जो बात कही जा रही थी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, उस पर तो पूरा G7 एक है, तो ये क्या अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए प्लस पॉइंट नहीं है? नहीं, ये तो शुरू से ही पोजीशन रही है ना। जो परमाणु अप्रसार की जब राम प्रकाश जी आप बात करते हो कि नो मोर एडिशंस टू दैट, जितने भी लोगों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उससे आगे और देशों के पास ना जाए, ये कोशिश तो लगातार रही है। अभी जो G7 के अंदर जो प्रस्ताव आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई नंबर एक जो एस्केलेशन हो रही है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान और इसराइल के बीच में, उसको तत्काल रोका जाए, प्रभावी ढंग से रोका जाए और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये दो चीज तो इन दोनों को मंजूर नहीं ना, इन्होंने तो एक पंगा ले लिया है, छेड़खानी कर दी है और वो छेड़खानी ऐसी हो गई है कि जो अब इनके नियंत्रण से बाहर जा रही है। भाई इसराइल और अमेरिका, उनको फर्क मत कीजिए, इसराइल बेसिकली अमेरिका की ही बिगड़ैल औलाद है। और हालत डेमोक्रेट्स ने तो यहां कहना शुरू कर दिया कि अमेरिका की नीति को इस मामले में ट्रंप डिसाइड नहीं कर रहे, नेतन्याहू डिसाइड कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स तो इस बात को ओपनली कह रहे हैं पिछले 3 दिन से कि अमेरिका को जबरदस्ती खींचना चाहते हैं नेतन्याहू अपना बदला निकालने के लिए। अब उसमें ट्रंप कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे, वो थर्सडे फ्राइडे की जो धमकी दी है उसमें वो उसको फोर्डो के अंदर हमला करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीजें देखने की। जो न्यूक्लियर अप्रसार की बात है ना राम प्रकाश जी, वो तो एक स्टेटेड पॉलिसी सारी ग्रुपिंग्स की है कि भाई परमाणु के जो जितने देशों के पास है उसके बाद उसका प्रसार ना हो, परमाणु प्रसार संधि जिसको आप एनपीटी बोलते हो, उस सारी चीजों पे सभी का जोर रहता है लगातार। वो आज की बात नहीं, वो एक स्टेटेड पॉलिसी है उनका। ये है कि इसको रुकवा दीजिए, आप किस तरीके से सीज फायर करा दीजिए। इसलिए ट्रंप की तरफ से भी कि तेहरान खाली करो, ये करो, वो एक दबाव बनाने की कोशिश है। अमेरिका की जो दादागिरी है एक तरीके की, उसको रीस्टेब्लिश करने की बात है। और वो सारे के अंदर जो भी ऑप्टिक्स क्रिएट करने के आपको पता है माहिर है, वो कुछ भी बोल देते हैं मुंह से। अमेरिकन राष्ट्रपति का पद बड़ा जिम्मेदार पद होता है। आप कैसे कह सकते हो किसी देश को कि आप अपनी राजधानी खाली कर दीजिए? हु आर यू? आप कोई दुनिया के थानेदार लगे हुए क्या? लेकिन वो लगातार कर रहे हैं, सबको मूर्ख बता रहे हैं, जबकि एक्शंस किसके क्या है वो पूरी दुनिया देख रही है। तो इस बार ट्रंप और नेतन्याहू बहुत बुरे फंसे हैं। और इसराइल के लिए देखिए राम प्रकाश जी, इसराइल के लिए सर्वाइवल का सवाल है, अस्तित्व का सवाल है। अगर वो इतना बड़ा देश, इनसे 800 गुना बड़ा देश है, वो इनकी बातों को अगर यूं मानने लगेगा फिर तो उसका काम हो गया। और खामनेई को जिस तरीके से मारने की धमकी दे रहे, उनकी टॉप लीडरशिप मिलिट्री की मार दिया आपने, उनके सारे नेगोशिएटर मार दिया आपने, उनके इंटेलिजेंस चीफ मार दिया आपने। तो उसके बाद अगर खामनेई पे भी ये करते हैं तो उस देश की फिर सत्ता पलट का खेल है ना ये तो, जो अमेरिका और इसराइल इस एरिया में लगातार करते आए इस रीजन के अंदर। तो ईरान उस मामले को किसी भी सूरत में लाइटली नहीं ले रहा है और वो विद फुल फोर्स रिटेलिएट कर रहे हैं। और चाइना की और रशिया की बैकिंग उनको मिली गई है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों कह लीजिए आप। जिस तरीके से ट्रक लोड उनके पास वेपन्स का है और वो सारी चीज हुई, तो अपने आप में हकीकत यह है कि नेतन्याहू और अपने ट्रंप, वो दोनों बहुत बुरे तरीके से घबराए हुए हैं कि ये हो क्या गया, हम करने क्या चले थे, ये हो क्या रहा है। आयरन डोम आपकी टेक्नोलॉजी, एंटी मिसाइल एयर डिफेंस, सबको बताते हुए जिस तरीके से उन्होंने तेल अवीव में किया है, यरूशलेम में किया है, उधर हाइफा में किया है, पूरे का पूरे इजराइल उसकी जद में है, बता ही नहीं कुछ भी, छोटा सा देश है। तो ईरान इस बार डू और डाई की सिचुएशन में है। अब यहां पर ट्रंप कितनी समझदारी दिखाते हैं, समझदारी की उम्मीद उनसे करना मैं तो थोड़ा जाती मानता हूं।
वो कितना अनाड़ीपन करेंगे, किस तरह की चीज करेंगे। मुझे लगता है अगर उन्होंने अपनी भाषा नहीं बदली तो ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती सिचुएशन खराब हो सकती है सर, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर ट्रंप जिस तरीके से वापस लौटे हैं, भले ही अमेरिका में उनका विरोध हो रहा हो, इसराइल का विरोध हो रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो सीधे तौर पे युद्ध में एंटर करते हैं तो क्या परिस्थिति होगी? फिर ईरान के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी? है। ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर देखिए, ईरान का और यूएस का तो कोई मैच हो नहीं सकता है। और ईरान लगातार, आपको पता है, कॉन्फ्लिक्ट्स में लगातार उलझा ही हुआ है, पहली बात। नंबर दो, उसके ऊपर तमाम तरह की ट्रेड सैंक्शंस हैं, और आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से, 2015 से लेकर के अब तक। इतना खुशहाल देश था, पहले वो इराक के साथ फंसा रहा, फिर मिडिल ईस्ट के तमाम संघर्षों में फंसा रहा। तो ईरान की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। ईरान बेसिकली वो परमाणु बम बना इसीलिए रहा था कि उसको डेटरेंस चाहिए इस सारी चीजों के खिलाफ, जो इसराइल उनके साथ करता है, जो यूएस उनके साथ करता है। और अमेरिका के अंदर एक लॉबी ऐसी भी है जिसको ये पूरा भरोसा है कि 90% यूरेनियम का काम, जो संवर्धन का काम था, वो ईरान कर चुका है। और आपको ध्यान हो तो ईरान ने अपनी पार्लियामेंट का भी सेशन में बुलाने की कोशिश ये की कि हम जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है उससे बाहर आना चाहते हैं। वो बातचीत तो हम ट्रंप के साथ खत्म पहले ही कर चुके हैं, जो परमाणु डील पे हो रही थी। अब वो जो एनपीटी पे साइन कर रखे, उससे भी बाहर आने की प्रक्रिया में बढ़ चुके हैं आगे। अगर यूनिलेटरली वो भी, जैसे अमेरिका ईरान के, आपको ध्यान होगा, न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी, उस पर जब अमेरिका यूनिलेटरली विड्रॉ कर सकता है, आपको ध्यान होगा ट्रंप ने किया था 19 में, तो ईरान भी कर सकता है। तो ईरान अपने पार्लियामेंट का सेशन बुलाने जा रहा है कि भाई हम भी इससे बाहर होना चाहते हैं। वो बाहर हुए तो वो कितना बड़ा झटका होगा वो भी देख लीजिए ना। और हो सकता है जो अप टू 80-85% जब आप वो कर लेते हो ना यूरेनियम को, उसके बाद 90 तक जाना बहुत आसान है। इसका मतलब आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, उसमें थोड़ा सा एक एक्सपर्टीज की बात है। और ईरान ने भी ये माना है कि उनके वो उसकी दे आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ इट, बनाने की स्थिति में। तो अगर उनके पास, मान लीजिए, वो तो कह रहे हैं बनाने की स्थिति में, सच्चाई तो कोई बताता नहीं, अगर उनके पास हुआ, राम प्रकाश जी, दूसरी सिचुएशन सोचिए हाइपोथेटिकल, अगर उनके पास हुआ और जैसे ही अपनी पार्लियामेंट से वो उससे बाहर आते हैं न्यूक्लियर परमाणु प्रसार संधि से, तो वो न्यूक्लियर टेस्ट भी तो कर सकते हैं। उसके बाद अमेरिका का, इसराइल का क्या होगा? तो ये लोग फंस गए हैं बुरे तरीके से। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां हो क्या रहा है और उसको जवाब कैसे दिया जाए। इसलिए कि ये माहौल क्रिएट करें कि ट्रंप G7 से जा रहे हैं, बीच में छोड़ के जा रहे हैं। वो इसराइल का जो राजदूत है अमेरिका के अंदर, वो वहां पर जाकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। तो लिटर नाम है उनका, तो वो लिटर जो बार बार ये कह रहे हैं कि थर्सडे फ्राइडे को ये होगा, तो ये बेसिकली एक एनवायरमेंट बिल्डिंग की बात है, ताकि ईरान को अपने कदम पीछे खींचने को मजबूर होना पड़े। लेकिन खामनेई और ईरान, वहां की एक कल्चर आपको देखनी पड़ेगी कि वहां पर युद्ध में मारा जाना, युद्ध में संघर्ष करना दुश्मन के साथ, वहां शहादत मानी जाती है। वेस्ट की तरह नहीं। ये तो हर चीज इनका तो ये है ना कि हम तो दादा है दुनिया के, हमें कौन छेड़ सकता है। तो जो इसराइल के अंदर जो मौतें हुई, जितने लोग वहां पर घायल हैं, वो ऑप्टिक्स इन सबको हर्ट कर रही है, सबको, इनकी सबकी पॉलिटिक्स को हर्ट कर रही है। लेकिन एक और चीज है सर कि खामनेई की जिस तरीके से बात है, ये हो रहा था कि ट्रंप एग्री नहीं थे खामनेई की को मारे जाने पे, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है। तो क्या ये ट्रंप और इजराइल के बीच में भी एक दिक्कत इससे नहीं पैदा हो जाएगी? नहीं नहीं, वही तो अमेरिका में सवाल आ गया राम प्रकाश जी। अमेरिका के जितने भी सीनेटर्स हैं, खासतौर पर डेमोक्रेट, वो ये कह रहे हैं कि भाई ट्रंप कहते हैं कि ये नहीं करना, इसराइल ठीक उल्टा करता है। उसके बावजूद भी उनको आप फंडिंग करते हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उनको वेपन देते हो, उनको तमाम तरह की मदद देते हो। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकन सोवरेनिटी खतरे में है, क्योंकि हमारी विदेश नीति, उसको तय आज की तारीख में ट्रंप नहीं कर रहे, नेतन्याहू कर रहे हैं, आर्म ट्विस्टिंग करके। वो ऐसे कौन से कारण है कि जो नेतन्याहू, अमेरिका की रक्षा नीति, अमेरिका की विदेश नीति, अमेरिका की सामरिक नीति, हर चीज में नेतन्याहू का कैसे? जब ट्रंप धमकी दे रहे थे तब उन्होंने अटैक कर दिया। ट्रंप तो केवल धमकी पे थे, जैसे ही अटैक हुआ ट्रंप ने कहा कि हाँ मुझे बता दिया था। फिर ट्रंप कहते हैं सीज फायर करो। अरे भले आदमी, तुम चाहते तो इसराइल जो अटैक ही नहीं करता, लेकिन तुमने नहीं कहा ना, इसका मतलब युद्ध तुम चाहते हो। उन्होंने क्या कहा था कि मैं 60 दिन का समय देता हूं ईरान को, 60 दिन में या तो न्यूक्लियर डील कर लें। उन्होंने नहीं की, जिस तरह की शर्तें आप लगा रहे थे। 61वें दिन इसराइल से हमला करवा दिया, सारे नेगोशिएटर मरवा दिए। तो ये नेगोशिएशन होती है क्या? अब वो जेडी वेंस को उन्होंने वहीं से कनाडा से ही फोन किया है कि मिडिल ईस्ट में आप अपने जो भी रिसोर्सेज है उनको एक्टिवेट करो और बातचीत करो ईरान से। तो बातचीत की भी बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की भी बात कर रहे हैं। जेडी वेंस ने, आपको ध्यान होगा, भारत के प्रधानमंत्री से भी बात की थी, अगर आपको याद हो, 9 मई की रात को 8:30 बजे, अगर आपको ध्यान होगा। उसके बाद रूबियो ने बात की थी जयशंकर से। तो वही सिस्टम एक तरफ वो एक्टिवेट कर रहे हैं,
दूसरी तरफ हमले की बात कर रहे हैं। तो है बेसिकली क्या है कि ये लोग घबराए हुए, ट्रंप भी घबराए हुए, नेतन्याहू भी घबराए हुए। और यही चीज इसमें बेसिकली क्या है कि इनकी जो फॉल्ट लाइन्स है ना, ट्रंप की सोच की, नेतन्याहू की फॉल्ट लाइन्स, और जो इनकी ओवरऑल मिडिल ईस्ट को लेकर नजरिया है कि किसी भी देश पे हमला करो, उसकी लीडरशिप को खत्म कर दो और अपने हिसाब से रिजीम चेंज करो। ये हर जगह करते हैं, ये कोई नई बात नहीं। तो ये वहां वो खेल करना चाहते हैं खamenei को मरवा के। ट्रंप जो कहते हैं करवाते हैं, उसका ठीक उल्टा है। आप ये बताइए, अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर एक बार ये कह दे कि खamenei की हत्या नहीं करनी, तो दोबारा नेतन्याहू उसका जिक्र करेंगे क्या? और वो अपने बयान में कहते हैं कि मैं नहीं चाहता ये हो, और वो कह रहे हैं कि उसके बिना जंग खत्म नहीं होगी। तो आप समझ लीजिए ना कि दोनों की बेसिकली एक मिली भगत है कि तुम ये कहते रहो, मैं ये करता रहूं, जो करना है वो कर दीजिए। इस तरह की जो चीज है ना, ये एम्बिग्विटी जो है, ये बेसिकली कंफ्यूजन भी फैलाती है शत्रु के अंदर कि देखिए वो ये कह रही है कि ये तो होगा नहीं, होगा नहीं। मुझे लगता है कि जो अमेरिका के भी हालात है, ट्रंप के लिए बहुत महान हालात नहीं है, लगातार दिक्कत में है वो। और जिस तरीके से नेतन्याहू फंसे हैं ईरान पे हमला करके, ये भी तो मान के चलिए ना कि एसेट्स तो अमेरिका के भी है मिडिल ईस्ट में, बहुत सारे हवाई अड्डे, सैन्य अड्डे, उनके सैनिक है। अगर ईरान ने वहां हमले करने शुरू कर दिए, फिर क्या करोगे आप? ईरान के तो 1000 मर जाए तो कोई बात नहीं, अगर आपके 20 सैनिक मारे गए, फिर क्या करेंगे आप? जो इसराइल के 50-40 लोग मरे हैं अब तक को मिला के, उसी में उनके हाथों के तोते उड़े हुए। तो ये चीज देखनी पड़ेगी, क्या ट्रंप अपना हाथ जलवाना पसंद करेंगे या नहीं। और ईरान अब किस शर्त में माने, बताइए आप? उनके नेगोशिएटर्स को ही मार दिया आपने, उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी, इंटेलिजेंस लीडरशिप खत्म कर दी। बात कौन करे? खamenei बात करने थोड़ी आएंगे, बात तो मीडिएटर्स ही करते हैं ना, लोअर डेक करते हैं, उसके बाद फाइनल ये लोग करते हैं। तो ये बेसिकली एक खास तरह की, अगर सही शब्दों में कहो आप, ये जो ट्रंप दादागिरी करवाना चाह रहे हैं, दादागिरी इनकी, और हिटमैन कौन है? नेतन्याहू। अब हिटमैन फंस गया है और हिटमैन को रास्ता नहीं सूझ पा रहा। भाई, इसराइल जो दूसरे देशों को बंकरों में छुपाता था, आज उसके खुद के लोग लाखों बंकरों के अंदर है, पसीने आए हुए उनको, उनको भागने की जगह नहीं मिल रही। तो वैसी सूरत के अंदर अब ट्रंप को भी समझ में नहीं आ रहा और इनको भी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ जेडी वेंस को कहते हैं बात कर लो, दूसरी तरफ उनका राजदूत कहता है कि वीरवार शुक्रवार को ये होगा। खamenei को एक कहता नहीं मारना, दूसरा कहता उसको मारे बिना युद्ध नहीं होगा। तो ये एक खास तरीके का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ कहे, देखिए मैंने ट्रंप तो कहेंगे मैंने तो मना किया था, मैंने मार दिया, मैं क्या करूं। अल्टीमेट एम खamenei को चेंज करने का है, रिजीम चेंज जो ये फोर्स करते हैं ना, ये वो खेल है। और उसके बाद फिर अपनी प्रिय सत्ता, और उसके बाद वहां के तेल का, उनका जो क्रूड ऑयल है उसकी लूट का। अल्टीमेट खेल तो एनर्जी की लूट का है ना भाई, वहीं पे ले जाके छोड़ेंगे ये, प्लस दादागिरी। अब ये स्थिति बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन कितनी भयावह है ये मुझे लगता है कि शायद आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देखना ये कि ट्रंप साहब का अगला मूव क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।